आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है जॉब पाना और उससे भी मुश्किल काम है दुबई में जॉब पाना। कि जो जॉब पोर्टल है naukri.com, timejobs.com। अब आप यहाँ पर जॉब अप्लाई करोगे दुबई में तो मुझे नहीं लगता कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। अगर आपके पास बजट है ओके तो आप जो है दुबई आए विजिट वीज़ा के ऊपर ओके। फ्रेशर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं दुबई जाने के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है? दुबई में ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में? कुछ 3-4 का नाम अगर आप बता सकें तो। देखो आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है जॉब पाना और उससे भी मुश्किल काम है दुबई में जॉब पाना। लेकिन आपके इस मुश्किल काम को आसान बनाने की कोशिश करेंगे हम आज की इस बातचीत में, क्योंकि आज हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं फैज़ जो कि एक दुबई में करियर कोच हैं, जो इंडिया के लोगों को ये बताते हैं कि इंडिया में बैठे बैठे किस तरह से आप दुबई में जॉब ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल नाजरीन, मेरा नाम है रैयान अल हसीन। बहुत शुक्रिया फैज़ भाई। कोई नहीं मेरा भाई, कोई बात नहीं है। तो बताइए मैं किस तरीके से आपको, आपके व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जिससे उनको हेल्पफुल हो दुबई में जॉब लेने में। आप ये बताइए कि आप कितने साल से दुबई में हैं? देखो मैं गल्फ़ में तो आपके मान के चलिए कि मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं ओके। तो अब 10 से 12 साल में मैंने काफ़ी साल जॉब भी करी है और उसके साथ साथ मैंने करियर कोचिंग भी करी है। तो काफ़ी सारे जॉब सीकर्स हैं, उनको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, गाइड कर चुका हूँ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। हाँ, हमारे जो रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, वेबिनार्स होते हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं कि किस तरीके से जो है आप दुबई में जॉब सर्च कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, आपको भी पता होगा कि ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि अगर दुबई में जॉब करनी है, गल्फ़ में जॉब करनी है तो सिर्फ एजेंट ही होते हैं उनके पास कि भाई मुंबई में, दिल्ली के अंदर या फिर केरला में या फिर बेंगलोर में जो कंसल्टेंट है तो वो उनके पास जाते हैं। और वो होता क्या है, 99% केसेस में क्या होता है, जब आपको नहीं पता होता है और आपको नहीं पता होता है कि आपको क्या, जिस कंसल्टेंट से आप काम करा रहे हो वो लाइसेंस है या नहीं है, वो अच्छे ऑफिस बना के रखते हैं और आप क्या पैसा लेके भाग जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि जब आप दुबई में जॉब अप्लाई करते हो, सही ना, तो दुबई की कंपनीज़ को इससे मतलब नहीं होता है कि आप जो है किसी कंसल्टेंट के थ्रू आए, आप डायरेक्ट भी आ सकते हो। कंपनीज वीज़ा देती हैं डायरेक्टली आपको इंडिया में बैठे हुए, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपकी स्किल्स क्या है। अब ऐसा नहीं होता है कि मान के चलिए आप कनाडा है, यूएसए है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर क्या होता है, अगर कंपनी जॉब भी देना चाहती हैं तो वो हायर नहीं कर पाती इंडियंस को। रीज़न क्या है, उनके लिए वीज़ा देना बड़ा मुश्किल काम है। ये चीज़ दुबई के साथ नहीं है। दुबई की कंपनीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है वीज़ा देने में। प्रॉब्लम है कि सिर्फ कि उनको राइट कैंडिडेट का रिज्यूमे नहीं मिल पाता, राइट कैंडिडेट उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं तो, अगर आप मेरी वीडियोज़ भी देखेंगे और जो मैं अक्सर लोगों को बताता भी हूँ कि आपके पास अगर राइट स्किल्स हैं और आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो दुबई आपके लिए है। दुबई में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की। कोई ऐसा बंदा जो दुबई जॉब्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है तो वो किस तरह से रिसर्च करे, क्या चीज़ें करे जिससे उसे पता चले कि दुबई में किस तरह से जॉब मिल सकती है? देखो सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी आपको कि अब मान के चलिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब आप जॉब अगर अप्लाई करोगे, जैसे इंडिया की जो जॉब पोर्टल है naukri.com, timejobs.com। अब आप यहाँ पर जॉब अप्लाई करोगे दुबई में तो मुझे नहीं लगता कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना, क्योंकि ये जो 2 वेबसाइट्स हैं वो इंडिया के लिए है। जब आप दुबई बेस्ड जॉब पोर्टल पे जॉब अप्लाई करते हो, जैसे gulftalent.com है, फिर है byte.com है, ये 2 ऐसी वेबसाइट हैं जो कि दुबई बेस्ड है। जब आप मान के चलिए आप जो है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं ओके, या फिर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं, तो अब आप जॉब ढूंढोगे अपनी naukri.com के ऊपर टाइप, तो आपको नहीं पता लगेगा कुछ भी। तो आपको जॉब सर्च करो बाइट पे, गल्फ टैलेंट पे, वहाँ से अप्लाई करो। तीसरी चीज़ क्या करनी है, आपको कोशिश करो कि लिंक्डइन, आप 60 to 70% जो दुबई में हायरिंग होती है वो लिंक्डइन के थ्रू होती है।
तो मतलब अभी अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार 3 तरीके कौन से हैं दुबई में जॉब्स में अप्लाई करने के, तो उसमें पहला तो तरीका हो गया जॉब पोर्टल्स, जैसे भाई गल्फ टैलेंट, इंडीड, मॉन्स्टर गर्ल, यहाँ से आप अप्लाई करो इंडिया से बैठ के। ओके। दूसरा है आपका लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन मैंने जैसे बताया 60 से 70% हायरिंग लिंक्डइन से होती है। फिर उसके बाद जो है थर्ड है रिक्रूटमेंट एजेंसीज, क्योंकि दिल्ली में, मुंबई में जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, ये जो एजेंट्स होते हैं, मैं एजेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज की जो कि लाइसेंस्ड होती हैं, ठीक है, जो कि लाइसेंस्ड रिक्रूटमेंट ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं। तो अगर किसी को एजेंट कोई कह रहा है कोई बात, तो उसे देख लेना चाहिए कि वो लाइसेंस है या नहीं है, जो रिक्रूटमेंट वो एजेंट अलग चीज़ है और रिक्रूटमेंट एजेंसी अलग चीज़ है। ओके, एजेंट हो गया इंडिविजुअल पर्सन। होता क्या है कि मान के चलिए कोई एक डिमांड आई है दुबई से कि हमें जो है 5 अकाउंटेंट चाहिए। ओके, वो डिमांड जाती है रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास। अब रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास तो इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, उनको वो एजेंट्स उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लेते हैं। ओके, फिर वो अपने रीजन से, कोई कहीं का होता है, कोई कहीं का होता है, और वहाँ से वो कैंडिडेट जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को देते हैं। उसके बदले में वो चार्जेस करते हैं, कभी कभी वो गलत जगह भेज देते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत परेशान हो जाते हैं लोग वहाँ। लेकिन अगर आप जिस एजेंसी से काम करा रहे हैं वो लाइसेंस्ड है और अच्छी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है वो आपसे कभी पैसा नहीं लेगी, पहली बात तो ये चीज़ है। अब आप में से बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि नहीं यार, रिक्रूटमेंट एजेंसी तो कहती है कि हमें वीज़ा का दो, हमें टिकट का दो, ये तो हमारा, ये हर रिक्रूटमेंट एजेंसी ये बात बोलती है। मगर देखो, मैं ऐसा नहीं है। जो ये कंपनी आपको हायर करती है ना, वो पैसा जो लेती है ना, वो उस कंपनी के लिए लेती है जिस कंपनी के लिए वो हायर कर रही है। मान के चलिए कोई XYZ कंपनी है दुबई की, तो अगर वो डिमांड भेज रही है दिल्ली या मुंबई की रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, तो वो करती क्या है कि वो पैसा जो देगी वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को देगी, कैंडिडेट से नहीं ले सकती रिक्रूटमेंट एजेंसी। अगर कहीं भी जॉब मांगने के लिए आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो उसे पैसे ना दें। हाँ, आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि होता क्या है कि पैसा अगर आप दोगे तो उसमें फंसने के चांसेस हो जाते हैं, सही है ना। वो आपसे बोलेगा कि 25,000 दो ऑफर लेटर पे, 25,000 दो वीज़ा के बाद, और बाकी के 50,000 देने की आपको नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले वो भाग जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो कोशिश करो। ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर में बैठे सब फ्रॉडी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। कुछ कंपनीज का नाम मेंशन कर सकते हैं आप? देखो, बात क्या है, मैं आपको इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज, या फिर आप डाल सकते हो लाइसेंस ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज। तो उसमें काफ़ी सारी आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज आ जाएंगी। अब अगर मैं मान के चलो किसी का नाम भी लेता हूँ, तो होता क्या है कि ऐसी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नेम से उन्होंने फेक रिक्रूटमेंट एजेंसीज खोल रखी हैं। ओके, अब मैंने बात मान के चलिए, मैंने नाम बता दिया, आप किसी फेक रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास पहुंच गए, तो ये चीज़ गड़बड़ हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, बढ़िया सा ऑफिस बनाएंगे, सब चीज़ बनाएंगे, आपसे पैसा लिया गायब, सही ना। तो उसका बेहतर तरीका यही है कि आपको अपफ्रंट किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सबसे बढ़िया तरीका है। पैसा आपके पास है तब तक सही हो आप। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर आपके पास बजट है, ओके, तो आप जो है दुबई आए विजिट वीज़ा के ऊपर। ओके, तो जब आप दुबई विजिट वीज़ा पर आते हैं, कितने तो टाइम की होती है विजिट वीज़ा? देखो, आप जो है 1 महीने का भी ले सकते हैं, 3 महीने का भी विजिट वीज़ा ले सकते हैं। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना बजट है और क्या है। आइडियली ये है कि अगर आप 3 महीने का विजिट वीज़ा लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 3 महीने के विजिट वीज़ा पर आप दुबई आएँ, जॉब सर्च करें। वहाँ पर क्या प्रोसेस होगा जॉब सर्च करने का? वही सेम तरीका जैसे आप इंडिया में जॉब सर्च करते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें हैं, विजिट भी करते हैं। बट फ़र्क जिसमें ये रहेगा कि जब आप इंडिया से जॉब अप्लाई करते हैं तो आपका जो नंबर होता है वो +91 होता है रिज्यूमे में। जैसे ही आप दुबई आते हैं विजिट वीज़ा पर, तो आपका नंबर होता है +971।
971। तो कंपनीज के लिए अप्रोच करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ फिजिकली अवेलेबल होते हो। कंपनीज को सिर्फ आपको कॉल करना है इंटरव्यू के लिए, और वो आपसे फिजिकली आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप इंडिया में हैं तो मतलब यह है कि उसके पास एक ही दो ऑप्शन होते हैं, या तो गूगल के थ्रू या जूम मीटिंग के थ्रू, या आपको वो इंटरव्यू ले सकते हैं। उसके बाद उसके अलावा कोई ऑप्शन होना नहीं है। तो फ्रेशर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं दुबई जाने के लिए, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है? तो वो क्या है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो भी फ्रेशर्स हैं, ठीक है, वैसे तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले से 1 से 2 साल का अपनी होम कंट्री में एक्सपीरियंस ले लें, फिर मूव करें। लेकिन फिर भी अगर फ्रेशर के सोच रहे हैं कि यार मतलब मैंने अभी अगर 2023 में ग्रेजुएशन करी है, या कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स किया है और उसके बाद मूव करना चाहते हैं, तो बेस्ट यही रहेगा आप लोगों के लिए, आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ढूंढें। पेड इंटर्नशिप? हाँ, पेड इंटर्नशिप्स के होते हैं। दुबई की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो होटल हो, रियल एस्टेट हो, FMCG में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, तो ये क्या करते हैं कि ये इंटर्न्स को हायर करते हैं। तो आप सभी लोगों के पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि अगर आप फ्रेशर हैं और इंटर्न्स की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप को सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो एज अ परमानेंट एम्प्लॉय होता है वो होता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है किसी भी और कंपनी के लिए आसान होता है उस कैंडिडेट को परमानेंट रखना। तो आप हर कंपनी की वेबसाइट पे भी जाएंगे, इवन आप गूगल करेंगे, लिंक्डइन पे देखेंगे, तो इंटर्न्स की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। जस्ट राइट इंटर्न्स अपॉर्चुनिटीज़ इन दुबई गूगल पे, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में आपने एजुकेशन ली है तो कंपनी आपको वीज़ा देगी इंडिया बैठ के ही। वो वीज़ा देगी, फिर वहाँ जाकर इंटर्नशिप में इतने पैसे तो मिलते ही होंगे कि वहाँ रहा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपको जो कि स्टैंडर्ड आपकी जो सैलरी होती है, ओके, तो और जो भी कंपनीज के जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, कंपनी इस बात को समझती है कि किस तरीके के एक्सपेंस हैं, क्या है आपको डेली बेसिस पे। बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी फ्रेशर के लिए कि यार मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी और एट द सेम टाइम उसको दुबई में अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा करियर के अंदर बहुत बड़ी चीज़ होती है। दुबई में ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में? कुछ 3-4 का नाम अगर आप बता सकें तो। देखो अभी क्या है ना, जैसे कि आप इंडिया में अगर आप कभी कहीं जाते हो, शॉप कहीं पे भी जाते हो, तो आप वो वॉल पे देखते हो, अच्छा ये कंपनी है या ये पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो आप अंदर चले जाते हो और आप वहाँ पर इंक्वायरी करते हो। दुबई में ये चीज़ नहीं है। दुबई में क्या होता है कि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन होती है, हर चीज़ कंपनी की मार्केटिंग ऑनलाइन होती है, किसी की कोई वॉल वगैरह पे इस तरीके से नहीं लिखा होता है या फिर किसे, तो जिसकी वजह से क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड होती है। तो अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है डिजिटल मार्केटिंग की तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। फिर उसके बाद जो है जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या जो भी हैं, उनके लिए भी मतलब है काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है। तो उसकी कुछ सर्टेन एग्ज़ाम्स होते हैं वो देने होते हैं जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो उनका भी है। फिर उसके बाद जो आती है बात सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, तो सेल्स एंड मार्केटिंग का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जाहिर सी बात है दुबई हब है उन अपॉर्चुनिटीज़ का। तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं दुबई में जो कि नए नए बिज़नेस ओपन करती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज सेल आउट करने के लिए जो कि मार्केट में अच्छे से डिलीवर कर पाए, तो उसके लिए लोग चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपको 1-2 लैंग्वेजेस की भी अच्छी कमांड है, तो आप सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हैं। कोई इंसान अगर दुबई जाना चाहता है तो मान लीजिए कि उसकी इंडिया में सैलरी है 70,000 और दुबई में है 1 लाख, तो दुबई के एक्सपेंसेस और इंडिया मान लीजिए एक शहर ले लेते हैं दिल्ली, यहाँ के एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क है? देखो होता क्या है ना, चीज़ें सेम ही हैं,
जैसे दुबई में एक्सपेंस है, वैसे ही दिल्ली में भी एक्सपेंसेस हैं। दिल्ली में क्या होता है, या फिर आप इंडिया की बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी जो सैलरीज हैं वो यहाँ के एक्सपेंस के अकॉर्डिंग है ना। उसी तरीके से दुबई में भी आपको जो सैलरीज मिलती है वो आपके एक्सपेंस के अकॉर्डिंग मिलती है। ओके, अगर आपको इंडिया के में 80,000 मिल रहे हैं, ओके, तो आपके अंदर कुछ तो बात होगी जो आपको इंडिया में 80,000 मिल रहा है ना। तो दुबई के अंदर मैं ये समझता हूँ उस बंदे को 2 टाइम या 3 टाइम ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ना कि 1 लाख। ओके, तो जब आपको इतनी सैलरी मिलती है तो लिविंग स्टैंडर्ड जो आपका जो एक्सपेंसेस होते हैं एकोमोडेशन के या उसके या वाईफाई के या ट्रांसपोर्ट के, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। तो ये तो अपने इंडिविजुअल इंसान की अपनी उसके ऊपर होती है परचेसिंग पावर। तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत सारे लोग कम खर्च करते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो हमने फैज़ भाई से बहुत सारी बातें की दुबई जॉब्स के बारे में, किस तरह से आप दुबई में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तमाम तरह की बातें की। अब मैं आपको एक आखिरी बात बता देता हूं कि इनका एक यूट्यूब पर भी लर्न विद फैज करके चैनल है और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी लाखों लोग इन्हें फॉलो करते हैं जो कि लर्न विद फैज कर है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग जाकर फैज़ भाई की प्रोफाइल भी ज़रूर विजिट करें। बहुत शुक्रिया फैज़ भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके।